जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां आती हैं, जो मुद्दे आते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सलूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर ने भेजी अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट। 1/1/2006 को सिपाही थे, बेसिक थी 3600। क्या मिलेगा एंट्री लेवल पे का एरियर? दोस्तों, कई पेंशनर है जो मुझे अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट भेज रहे हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा क्या वो एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, काफी पेंशनर की मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं क्वार्टरली, तो जितने भी सिपाही हैं वो सारे एलिजिबल हैं एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। मैं आपको एक मैसेज भी दिखा रहा हूं इन पेंशनर का। दोस्तों, इनकी रैंक थी सिपाही और 1/1/2006 को ये सिपाही थे और इनकी बेसिक फिक्स थी उस टाइम 3600, यानी 6460 से कम में इनको फिक्स किया था 1/1/2006 को। तो दोस्तों, जो भी एंट्री लेवल की बेसिक पे है, अगर उससे कम में आपको फिक्स करा तब आपको इसका एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, इनका जो एरियर है वो बनेगा 1 लाख से ऊपर का, 1,40,000 और 1,30,000 से ऊपर, यानी 1 लाख से ऊपर का इनका टोटल एरियर बनेगा एंट्री लेवल पे का। तो ये एलिजिबल है और इनको मिलेगा एंट्री लेवल पे का एरियर। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड के थ्रू जाएंगे, रिकॉर्ड से अपना काम करवाएंगे और इनको बाद में इसका एरियर मिल जाएगा। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएससीपी का एरियर 2 टाइप का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएससीपी लेते हैं तो आपको 2 टाइप का एरियर मिलता है। पहला सर्विस पीरियड का, दूसरा रिटायरमेंट के बाद का। तो जो सर्विस पीरियड का एरियर है वो आपको पे करता है PAOR, और रिटायरमेंट के बाद का जो पे करता है वो करता है स्पर्श या फिर PCDA या फिर CPPC। इसकी भी कार्यवाही रिकॉर्ड के थ्रू होती है। अब दोस्तों, MACP लेने के लिए भी 2 मेथड है, 2-3 तरीके हैं। दोस्तों, अगर पेंशनर को पता लगता है कि मुझे MACP अलाउ है, मैं MACP या फिर ACP लेने के लिए एलिजिबल हूं, तो वो अपने रिकॉर्ड से कार्यवाही करता है। अब दोस्तों, इसके 2 तरीके कैसे हैं। सबसे पहला कि पेंशनर को पता लग गया कि मुझे ACP MACP मिलनी है, तो वो डायरेक्ट CP ग्राम के थ्रू जा सकता है। CP ग्राम के थ्रू वो कार्रवाई करेगा, फिर रिकॉर्ड के पास वो लेटर पहुंचेगा MACP का। फिर दोस्तों, इसका पार्ट 2 ऑर्डर भी जनरेट होगा, फिर वो POR को भेजेगा केस, फिर POR से दोबारा रिकॉर्ड के पास आएगा, फिर जाएगा PCDA स्पर्श के पास। तो ये पहली कार्यवाही है। फिर दोस्तों, आप सोल्जर बोर्ड के थ्रू भी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, सबसे पहले पेंशनर जाएगा सोल्जर बोर्ड, वहां से एक लेटर फॉरवर्ड कराएगा MACP लेने के लिए रिकॉर्ड के नाम, फिर रिकॉर्ड पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करेगा, फिर वो POR को भेजेगा LPC वगैरह स्टेटमेंट शीट, फिर वहां से सब कैलकुलेट हो गए, फिर वो रिकॉर्ड के पास आएगा, फिर PCDA स्पर्श के पास जाएगा। या तो आप CP ग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर सोल्जर बोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, फिर आप MACP ACP लेने के लिए एलिजिबल होंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए सबसे ज्यादा सिपाही हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं पेंशनर की, उसमें ज्यादातर सिपाही हैं। जो 1/1/2006 को वो सिपाही थे। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें सिपाही आ रहे हैं जो 1/1/2006 को वो सिपाही रैंक में थे और जिनकी बेसिक 6460 से कम में फिक्स करी थी। तो ज्यादातर उसमें सिपाही हैं जो एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए एलिजिबल हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का सवाल, 8 साल नायब सूबेदार में बिताए, यानी 8 साल नायब सूबेदार में उन्होंने किया, क्या उनको सूबेदार की पेंशन मिलेगी? क्या उन्हें सूबेदार की MACP मिलेगी? फिर दूसरा सवाल, 8 साल उन्होंने सूबेदार रैंक में बिताए, तो क्या उन्हें सूबेदार मेजर की MACP मिलेगी? सबसे पहला सवाल, 8 साल आपने नायब सूबेदार रैंक में बिताए, तो उसके बाद क्या आप सूबेदार की MACP के लिए एलिजिबल हैं?
आंसर है नहीं। अगर आप सिपाही से भर्ती हुए हैं, अगर आप सिपाही से भर्ती हुए हैं तो आप नायब सूबेदार रैंक तक की एमएससीपी लेते हैं। हां, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटी हैं जैसे नायब सूबेदार में या फिर हवलदार में, तो फिर आप सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सिपाही से भर्ती हुए और ये नायब सूबेदार में 8 साल इन्होंने गुजार दिए, तो फिर ये सूबेदार की एमएससीपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सिर्फ जाएंगे नायब सूबेदार तक की एमएससीपी तक, अगर ये सिपाही से भर्ती हुए। अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटी हैं, डायरेक्ट ये भर्ती हुए नायब सूबेदार में, तब ये पहुंच जाएंगे सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी के लिए या फिर उससे आगे के लिए। फिर दोस्तों, अगर किसी ने 8 साल गुजारे सूबेदार रैंक में, तो क्या वो सूबेदार मेजर की एमएससीपी के लिए एलिजिबल है? नहीं। अगर ये डायरेक्ट सिपाही से भर्ती हुए हैं और अगर इन्होंने सूबेदार में 8 साल गुजार भी दिए, तब भी ये सूबेदार मेजर की एमएससीपी के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, अगर डायरेक्ट रिक्रूटी हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटी में आपको पीरियड लंबा मिल जाता है अगली रैंक तक पहुंचने का, एमएससीपी रैंक तक पहुंचने का, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटी हैं। लेकिन शुरू से आप सिपाही भरते हुए फिर आप चाह रहे हैं कि आपको सूबेदार मेजर की एमएससीपी मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिपाही से जब आप नायक बने, नायक से फिर आप हवलदार बने, हवलदार से आप नायब सूबेदार बने, तो बीच बीच में जो आपको प्रमोशन मिलते रहे वो भी काउंट होते हैं कि कब कब आपको प्रमोशन मिला। तो अगर सिपाही से भर्ती हुए तो आप सीधा नायब सूबेदार तक की एमएससीपी लेते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटी भर्ती हो रहे हैं, चाहे हवलदार में चाहे नायब सूबेदार में, फिर आप सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।